नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चीन में तख्ता पलट की अफवाहें सुर्खियों में हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वास्तव में बीमार हैं या चीन में मौन तख्ता पलट की कवायद चल रही है? अगर ऐसा है तो अगले राष्ट्रपति की रेस में कौन है सबसे आगे और इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज हम जानेंगे द एजेंडा के इस खास शो में। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 मई से 10 मई तक रूस के दौरे पर थे। इसके बाद 21 मई तक भी वह सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए। आशंका जताई गई कि वह कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठकों में शामिल होंगे। इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि चीनी सरकार ऐसी बैठकों को सीक्रेट रखती है। इसके बाद जिनपिंग 21 मई से 3 जून तक सार्वजनिक रूप से पूरी तरह गायब रहे। 14 दिनों में जिनपिंग का न कोई बयान आया, न ही कोई दौरे की तस्वीरें। आमतौर पर रोजाना चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ उनकी तस्वीरें और उनसे जुड़ी खबरें छापती है। इन 14 दिनों में शी जिनपिंग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक तस्वीर या खबर तक नहीं छपी। जापानी मीडिया जापान फॉरवर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 4 जून तक चीनी न्यूज़पेपर पीपल्स डेली के फ्रंट पेज पर जिनपिंग का नाम और तस्वीरें गायब रहीं, जो बेहद असामान्य स्थिति है। 14 दिन बाद यानी 4 जून को जिनपिंग सरकारी मीडिया में नजर आए, जब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको को चीन के दौरे पर आना था। इसके बाद 5 जून को जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जून को चीन के स्टेट काउंसिल के 50 से ज्यादा मंत्रियों और अधिकारियों ने वफादारी की शपथ ली, लेकिन शी जिनपिंग वहां भी मौजूद नहीं थे। शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में शी जिनपिंग विचारधारा के कोर्स पढ़े गए। यह चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि ऐसे मौकों पर राष्ट्रपति की मौजूदगी जरूरी होती है। इस दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने विदेशी मेहमानों से मुलाकात की। 2 जुलाई को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में होने वाले 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिनपिंग के 12 साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा जब वह ब्रिक्स के समिट में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। इस बीच शी जिनपिंग के करीबी अफसर भी बदले जा रहे हैं और पार्टी में विरोधी गुट बेहद एक्टिव दिख रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लापता होने या कहें नहीं दिखाई देने के पीछे 2 बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीमार होने या तख्तापलट की आशंका की अफवाहें अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग गंभीर दिमागी बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित है, जिसमें दिमाग में नसों में खून भर जाता है। इसका इलाज चीनी राष्ट्रपति पारंपरिक चीनी दवाओं से करा रहे हैं। यह दावा है अमेरिकी रिपोर्ट्स का। इससे पहले 4 जून को बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं रही। बेलारूस की मीडिया ने लिखा कि वे थके हुए थे, परेशान थे, बीमार थे। 2024 में जिनपिंग के रूस और शंघाई दौरे के समय उनके सिर पर एक निशान दिखा था। कई एक्सपर्ट ने कहा कि यह मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी यानी सर्जरी के दौरान लगे छोटे चीरे का निशान है। जिनपिंग को स्ट्रोक आने की भी बात कही गई। हालांकि इससे पहले 2012 में भी जिनपिंग 2 हफ्तों के लिए गायब हो गए थे। तब कहा गया कि उन्हें पीठ में दर्द या कोई बीमारी है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन अमेरिकी राजनयिक ग्रेगरी विंस्टन स्लेटन ने दावा किया है कि जिनपिंग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अगस्त में होने वाले अधिवेशन के दौरान वे रिटायरमेंट ले सकते हैं। जिनपिंग के खिलाफ चीन में राजनीतिक उठापटक मची हुई है, जो चीनी सत्ता में परिवर्तन की ओर एक बड़ा इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम है। आमतौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी ही राष्ट्रपति और सेना का कंट्रोल करने वाला हेड होता है, जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड कहते हैं।
जिनपिंग के पास भले ही अभी ये तीनों पद हैं, लेकिन सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार नई बॉडी एजेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग और डिलीब्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन के पास चला गया है। इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य जेनिफर गैंग के मुताबिक जिन जनरल्स को जिनपिंग ने खुद 2 साल पहले प्रमोशन दिया था, अब उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ को मार भी दिया गया है। यह बड़ा खुलासा हो रहा है। साफ तौर पर सीसीपी के अंदर सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा है। जिनपिंग सत्ता की लड़ाई हार रहे हैं। शी जिनपिंग का चीन की सत्ता पर दबदबा कम होने के 3 बड़े संकेत हैं। 31 जून को चीन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर झेंग यानशियोंग को पद से हटा दिया गया। सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने में झेंग का बड़ा रोल था। 29 जून को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मियाओ हुआ को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के को वाइस चेयरमैन हे वेडोंग को भी हटाया गया। चीन की नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ ली हानजुन, नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ लियो शिफेंग, रॉकेट फोर्स कमांडर वांग होबिन और कई अन्य बड़े ऑफिसरों को भी उनके पद से हटा दिया गया है जो जिनपिंग के करीबी थे। जिनपिंग की गैर मौजूदगी में कई अन्य अधिकारियों को भी हटाया गया है, लेकिन इनके नामों और पदों का ऐलान नहीं किया गया है। मिलिट्री कमांड के वाइस चेयरपर्सन वांग झांग योस्किया ने सेना पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। झांग योस्किया चीन की आर्मी के पहले वाइस चेयरपर्सन है। 8 जून की जापान फॉरवर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक झांग ने जिनपिंग की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सैन्य नेतृत्व पर अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत कर ली है। झांग ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के सदस्य लियू झेनली और झांग शेंगमिन के साथ सीक्रेट्स मीटिंग की है ताकि सेना पर कंट्रोल बना रहे। 30 मई को लिबरेशन आर्मी डेली में पब्लिक पावर मस्ट सर्व द पब्लिक नाम से एक आर्टिकल छपा। इसमें सत्ता के गलत इस्तेमाल की आलोचना की गई। इसे जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ बताया गया। हालांकि इसमें झांग युक्सिया का नाम नहीं था। इसके अलावा जिनपिंग की गैर मौजूदगी में रिफॉर्मिस्ट लीडर वांग यांग भी चर्चा में आ गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सुधारवादी नेता यांग वांग जिनपिंग की गैर मौजूदगी में चर्चा में आए। वांग यांग ने खुलकर कोई भाषण या इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन जिनपिंग की सख्त नीतियों के समर्थक झेंग यानशियोंग को पद से हटाया जाना वांग यांग की वापसी से जोड़ा जा रहा है। उनके हटने से वांग जैसे सुधारवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ा है, जिसकी पूरी दुनिया में मान्यता है। 30 जून को खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि वांग यांग को अगले नेता के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस दौरान उनकी छवि को जिनपिंग की कट्टरता के उलट दिखाया जा रहा है। सवाल है कि चीन में मची सियासी उथापथल से क्या भारत को चिंता करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि चीन की सत्ता हमेशा अपने आंतरिक मामलों को दबाने के लिए पड़ोसी मुल्कों के साथ एक टकराव का रास्ता अख्तियार करती है। यह रास्ता सीमित युद्ध भी हो सकता है। आपको बता दें कि जून 2020 में चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी इलाके में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प के बाद हमला बोल दिया था। इस दौरान पूरे चीन में कोरोना की महामारी फैल चुकी थी। कहा जाता है जिनपिंग कोरोना के मिसमैनेजमेंट से दुनिया का ध्यान हटाना चाहते थे, इसीलिए भारत से विवाद छेड़ दिया। जानकारों की माने तो अगर वाकई में जिनपिंग के तख्तापलट की कोशिश होती है तो वह अमेरिका के प्रेशर के चलते ताइवान और जापान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत के खिलाफ सीमा पर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसमें सीमित युद्ध का भी ऑप्शन एक हो सकता है। हालांकि यह सोचना अभी ठीक नहीं होगा कि भारत के खिलाफ किसी मिलिट्री एक्शन जैसे हालात बन रहे हैं। वैसे चीन का 12 देशों के साथ सीमा विवाद है। कब क्या कदम उठाएगा चीन, एक किसी को पता नहीं होता। हालांकि इन दिनों चीन भारत के साथ बेहतर रिश्ते करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इसकी संभावना बेहद कम है कि वह भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं और
रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी। जिस तरीके के कयासबाजी लगाई जा रही है, अफवाहें उड़ रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति या तो बीमार हैं या तो उनका तख्ता पलट हो रहा है, आपको दोनों में से कौन सी आशंका ज्यादा सही लग रही है, विनोद दत्ता जी? देखिए देखिए शी जिनपिंग उम्र दराज लीडर हैं जी और अपने तीसरे टर्म को सर्व कर रहे हैं। जी और जब उनका चयन इसके लिए हुआ या उनका इंतखाब हुआ इसके लिए, तो उन्होंने कई रूल्स अपने जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं उनको तोड़ा मरोड़ा। और एक धड़ा ऐसा था चीन में जो इनके फेवर में नहीं था, जो हर राष्ट्र में होता है। लेकिन वहां तो पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ का ही विरोध होने लगा था शी जिनपिंग के जरिए। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज की एक मतलब उम्र होती है, हर एक चीज का एक करेंसी पीरियड होता है। और क्योंकि शी जिनपिंग अपने चरम पे पहुंच चुके थे, तो उन्हें हर आदमी को ये लगने लगता है कि साहब अब मेरे बाद इस देश का कुछ पता नहीं क्या होगा। तो वो भी इसी बीमारी से ग्रसित थे और उन्होंने कई जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसमें कई बदलाव किए और एक ऐसा कानून लाया कि साहब जिसमें उन्होंने कहा कि साहब मैं अब आजीवन इसमें चीन का सरबराह रहूंगा। तो लोगों ने काफी विरोध किया गया। आपने जैसा अभी बताया कि हु जिनताओ जैसे लोगों का जो वहां बैठे हुए थे उनको किस कदर वहां से उनका निरादर करके वहां से निकाला गया, जो टीवी पे भी कई बार कई मीडिया चैनल्स ने दिखाया था। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तख्ता पलट मतलब सत्ता परिवर्तन या जो चेंज ऑफ लीडरशिप है उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। हाँ, उनकी जो सेहत है वो भी, क्योंकि उम्र दराज है और सेहत कभी भी किसी का साथ छोड़ सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो जिस तरह के आपने इवेंट्स अनफोल्ड किए अपनी रिपोर्ट में, वो यकीनन बताता है कि अगर उनके प्रमोटेड जनरल्स को मार दिया गया है या उनको चेंज किया जा रहा है, तो वो यही बताता है कि वहां जो आने वाली जो सत्ता है या जो लीडरशिप है वो अपने जो वफादार हैं उनको जो इम्पोर्टेंट की अपॉइंटमेंट्स है या असाइनमेंट्स हैं उनमें उनको काबिज करेंगे। तो ये इंडिकेशन है कि चेंज ऑफ लीडरशिप चीन में इमिनेंट है। और देखिए आजकल कोई भी देश ये चीजें छुपा नहीं सकता कि साहब उनकी लीडरशिप मतलब अगर उनकी तबीयत नासाज है या उनको कोई लंबी बीमारी है या कोई क्रॉनिक डिजीज से वो ग्रसित है, क्योंकि आजकल हर चीज मीडिया में आ जाती है, हर चीज सरफेस कर जाती है। तो लेकिन जनरली तकरीबन हर देश में इस तरह की चीजें हैं, खासकर लीडरशिप जो है उनके मेडिकल स्टेटस या उनके और जो इस तरह की चीजें होती हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनको जहां तक हो सके उनको सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां सत्ता मतलब जो परिवर्तन है वो मतलब इमिनेंट है और शी जिनपिंग की जो पकड़ है वो चीन के ऊपर अब उतनी नहीं रही जितनी उनकी फर्स्ट या ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, अमेरिकी राजनयिक ग्रेगरी विंस्टन भी कह रहे हैं, उनका दावा है कि जिनपिंग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अगस्त में होने वाले अधिवेशन के दौरान वे रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर एक राजनयिक ये बात कहता है तो इसमें कुछ तो संजीदगी होगी। और मुझे लग रहा है इसका प्रोसेस अब शुरू हो चुका है क्या, चूंकि रिपोर्ट में भी जो बताया जा रहा है कि एक के बाद एक सेना के बड़े अधिकारी हटाए जा रहे हैं। जो चीन की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा इनका अमेरिकी मिलिट्री कमीशन है, उस चाइनीज मिलिट्री कमीशन है, उसमें उसकी बैठक में भी अभी हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, बड़ा सवाल उठ गया है शी जिनपिंग का। तो अगर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अगर वह हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी का चुनाव कैसे होगा? जी देखिए, ऐसा है कि अगर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है या वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनको वहां नहीं आने दिया जा रहा है तो ये चिंता का सबब है। क्योंकि कई बार इस तरह से होता है कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप अंडर मेडिकल अटेंशन है, उस समय कोई और प्रोवाइड उसको करता है। लेकिन ये चीज मतलब इम्पोर्टेंस रखती है कि अगर वो स्वस्थ है, अगर वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी उनको अगर चेयर नहीं करने दिया जा रहा है इस मीटिंग को,
तो ये बड़ा गंभीर विषय है। कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक होने वाली अगस्त में यह क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इन कयासबाजियों में कोई दम था या नहीं था। कर्नल रघुवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल साहब, पहला सवाल यही है कि अगर शी जिनपिंग परिदृश्य से हटते हैं तो क्या चीन की पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव दिखेगा भारत के लिए? यस, शी जिनपिंग एक ऐसे डिक्टेटर, एक अलग टाइप के लीडर थे जी, जो कि प्रेसिडेंट बनने से पहले काफी एक्सपेक्टेड था उनसे कि अच्छा करेंगे, अच्छा रिलेशन बनाएंगे नेबर कंट्री से। पर एक टेन्योर के बाद जो उसने वहाँ अपने ओपोनेंट का सफाया किया और जिस तरह उन्होंने डिक्टेटरशिप और अपने आप को डिक्लेयर करवा दिया कि मैं सदा के लिए प्रेसिडेंट रहूंगा, उससे कुछ टाइम के लिए वो डिक्टेटरशिप चली। वो माहौल काफी गरमाया हुआ था, सभी लोग डरे हुए थे वहाँ, और वो ऐसी सी चालें चलता था, कभी भारत के साथ कर रहा है, कभी ताइवान को धमकी दे रहा है, कभी जापान को, और इस तरह का वातावरण बना। जी, आपको बताना चाहेंगे, कल हम डिबेट कर रहे थे कि क्या चीन के साथ भारत की कभी दोस्ती होगी, तो उसका जवाब निकल के आया नहीं, क्योंकि चीन की ऑफिशियल पॉलिसी हो गई है कोऑपरेशन एंड कन्फ्रंटेशन, यानी आपके साथ सहयोग होगा, उसके बाद रणनीतिक प्रतिद्वंदिता भी निभाई जाएगी। इसका मतलब साफ है, चीन का यह जो स्टेटमेंट था, ऑफिशियल स्टेटमेंट, वह केवल अपने विरोधी दलों के साथ ही नहीं, अपने सहयोगी देशों के साथ भी उनका रुख यही रहा। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को, जिसको अब पॉलिसी माना जा रहा है, अगर सत्ता परिवर्तन होता है, वांग यांग आते हैं, तो क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, चाइना एक बिजनेसमैन की तरह एक कंट्री है जो बेसिकली बिजनेस में ज्यादा विश्वास रखता है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी अपनी ही पॉलिसी रहती है, और जो सत्ता में आता है, मैं तो ये समझता हूँ देश प्रेम का तो ड्रामा ज्यादा होता है, बाकी पेट प्रेम ज्यादा होता है। तो किसी का कोई चॉइस होती, किसी की कोई। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ही एक ऐसे जो पॉलिसी बनती है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, क्योंकि जनता पूछती है कि हमारी पॉलिसी तो ये थी। लेकिन चाइना में तो कोई पूछने वाला नहीं है क्या पॉलिसी बनाई थी, क्या नहीं बनाई थी। वो हर एक आदमी अपना इंटरेस्ट देखता है, तो क्या पॉलिसी होगी आगे फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते। और जहां तक इंडिया की फ्रेंडशिप है चाइना के साथ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक ऐसा हमारा नेबर है जिसका ना तो उसका ये पता इंटरनल क्या चल रहा है, ना कोई मानवता है वहां पे, ना कोई डेमोक्रेसी है, और एक एनार्की टाइप का ऐसा लोगों को दबा के, और एक ओनली बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और अपने इंटरेस्ट में क्या करता है कुछ पता नहीं लगता। बिजनेस के साथ भी रणनीतिक और युद्ध के कौशल में भी अब उसका कोई सानी नहीं रहा। अमेरिका भी अब उससे दबता है। यह स्थिति भारत के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है कर्नल रघुवीर सिंह जी? हमारे कंट्री का, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी फोर्सेज है ना, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर। यदि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट और आ जाता है, और हमारे आजकल आईआईटी के इंजीनियर और इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इक्विपमेंट क्या होगा, इस पे बड़ी बहस हो सकती है। विनोद दत्ता जी, क्या भारतीय आर्मी अभी उस लेवल पे है जिस लेवल पे तकनीकी कौशल में, या कहा जाए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के पास है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भारत के पास है? देखिए, भारत की स्थिति काफी मजबूत है, और जो पिछले कई दशकों में हमारी स्थिति थी उससे हम कहीं बेहतर स्टैंड करते हैं जी। और खासकर गलवान इंसिडेंट के बाद जो हमारी जो फॉर्मेशंस है उनको री इंजीनियर किया गया है, उनको रीऑर्बिट किया गया है। वो बताता है कि जहां गैप से, खासकर ईस्टर्न कमांड वगैरह में अगर आप देखें, कोई माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन हुआ है, यहाँ भी कई फॉर्मेशंस को रीडिप्लॉय किया गया है। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ जो स्थिति है वो काफी मजबूत है। लेकिन हाँ, विनोद दत्ता जी, अगर हम आपकी ही बात को लेकर आगे बढ़े, तो चीन द्वारा भारतीय सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर अतिक्रमण की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, विशेषकर लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। भारत के लिए बड़ी चिंता है। गलवान जैसी घटनाओं ने और टकराव ने वास्तव में भारत की चिंता बढ़ाया, और अब जो लग रहा है कि सामान्य स्थिति में आ रहा है, वह चीन की पहल रही। यानी भारत केवल वेट एंड वॉच ही कर रहा था। जब चीन चाहता है तो सुलह की तरफ बढ़ता है। हमने कल अपनी एक डिबेट में बताया कि चीन
सैलानी स्लाइसिंग का वाली नीति का फॉलो कर रहा है, यानी धीरे धीरे सीमा पे बढ़ता जा रहा है। एक एक कन्फ्रंटेशन होती है, एक कदम आगे बढ़ता है, एक कन्फ्रंटेशन होता है, एक कदम आगे बढ़ता है। हालात बदल रहा है। भारत इस स्थिति से निपटने के लिए कैसे तैयार है, क्या रणनीति होगी उसकी? देखिए, भारत ने अपना जो सर्विलेंस स्पेक्ट्रम है उसको थोड़ा सघन किया है, और अब वो बात नहीं है, क्योंकि पहले जो मैंने बताया था कि जो डिफेंसेस में गैप्स थे उनको प्लग किया जा रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में हमारी हमेशा से ही बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट है, और वो एक हमारा गढ़ माना जाता है। वहाँ चीन कमजोर पड़ता है, खासकर मोल्दो एरिया वाला जो है जी। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं कह रहा था आपके सवाल से पहले कि चीन को अभी भी भारत मतलब एक वो चुनौती नहीं दे सकता कि जिससे चीन सोचने पे मजबूर हो जाए। यही बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा विनोद दत्ता जी आपने कि इसी कारण से चीन का मन बढ़ रहा है। सीपीईसी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से गुजरता है, भारत की संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती है। चीन का पाकिस्तान से सैन्य और आर्थिक समर्थन मिलना भी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। कर्नल रघुवीर सिंह जी, इसे आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं पीओके में चीन की मौजूदगी को? देखो, चीन के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं तो उस टाइप की वो अपनी मिलिट्री प्लानिंग करता है, और उसी तौर पे इंडिया भी उसको ये देखता है कि जब उसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे तो वो उसका कर्नल रघुवीर सिंह, जब भारत ने ऐलान कर दिया है कि पीओके हमारा है, तो चीन को भी मालूम है आज नहीं तो कल अगर कभी भी कन्फ्रंटेशन होगा पाकिस्तान के साथ भारत का, तो चीन का क्या स्टैंड होगा? ये भारत के लिए भी सोचने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है चीन का क्या स्टैंड होगा? देखो, बूट ऑन ग्राउंड होते हैं। एक चीज है टेक्नोलॉजी, एक बूट ऑन ग्राउंड। जहां तक हमारे बूट ऑन ग्राउंड है वो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। जैसे ब्रिगेडियर दत्ता बोल रहे थे कि जो कुछ गैप्स वगैरह थे हमने प्लग इन किए हैं अभी, और आज हम मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड हैं, ट्रेनिंग भी है, इक्विपमेंट भी है। और चाइना नहीं डेयर कर सकता। चाइना के जो ट्रुप्स हैं उनकी अपनी वीकनेसेस हैं। अकेली टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें वो डेयर नहीं कर सकता। और चाइना की सोल्जरिंग वो सोल्जरिंग नहीं है कोई कि वो कोई अलकायदा जैसी कोई उनकी ट्रेनिंग है, या वो अपने इक्विपमेंट के दम पे वो थोड़ा दिखाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं। पर आपको पता होगा चाइनीज इक्विपमेंट, यहाँ भी कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट रिलायबल नहीं होता है, ड्यूरेबल। सिंह जी, जिस तरीके की वह स्थिति में है चाइना, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पे उसकी उपस्थिति है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि वह कभी भी उन ऊंचाइयों से भारत के बड़े शहरों को भी निशाना बना सकता है। विनोद दत्ता जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पीओके में अगर चीन उपस्थित है तो भारत के हमला करने पे या भारत को कब्जा करने पे क्या चीन विरोध करेगा उस स्थिति का, और करेगा तो कैसे करेगा? देखिए, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, और जब हमने 7 या 8 मई को स्ट्राइक किया था, और बाकी के युद्धों को आप देखें तो जो युद्ध का जो प्रारूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज देखिए, आज कोई भी देश अकेले, आप देखिए सन 65 का युद्ध हुआ था, उसमें भारत पाकिस्तान लड़े, 71 में भारत पाकिस्तान लगे, सन 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ। लेकिन आजकल जो है ये मल्टीनेशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च करता है तो यकीनन चाइना उसकी मदद के लिए आएगा, तुर्की उसकी मदद के लिए आएगा, और इस तरह के और कई देश हैं जो। क्या वह सीधे कन्फ्रंट करेगा कि पीओके की स्थिति की ही बात की जाए तो क्या वो सीधे इन्वॉल्व होगा या केवल मदद करेगा पाकिस्तान की, ये जानना जरूरी है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन सामरिक तौर पे वो उसका पूरा समर्थन करेगा। आपने यूक्रेन युद्ध देखा है, यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले से ही बदल जाएं, लेकिन चीन की पॉलिसी में बदलाव आने में अभी लंबा वक्त लगेगा। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।